Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to our online classes. As per our timetable, today's subject is bookkeeping and accountancy, and our topic is how to prepare partnership final account. Let's start our today's lecture with the name of Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। So dear students, today we are going to learn preparation of partnership final account. प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी टाइप का बिज़नेस हो, किसी भी टाइप की तिजारत हो, हर बिज़नेस में जो सबसे पहले होता है वो है ट्रांजैक्शन। कि जब कोई ट्रांजैक्शन होगा तभी उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में पहला स्टेप है वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से हम लोग करेंगे उसकी जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री के बाद हम जर्नल एंट्रीज़ की मदद से बनाते हैं लेजर, और लेजर की मदद से हर लेजर अकाउंट में जो बैलेंस रहता है, जो हम लोग बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, कि कुछ बैलेंसेस डेबिट होते हैं, कुछ बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, तो इनको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में हम दो अकाउंट बनाते हैं और एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें पहला अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा अकाउंट जो हम बनाते हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एक्सप्लेन करता है जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। तो सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसे नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेंस। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अभी ये समझना है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू नो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कि हर कंपनी चाहती है कि वो उसे पता चले कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए से हमको पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस हो रहा है। साथ ही साथ हमको देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड है, एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड जो हमारा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब डेबिट साइड में जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि जिस चीज़ की हम लोग तिजारत करते हैं उसके ताल्लुक़ से जो हमारे डायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेसेस है, वेजेस है, कैरियज है, ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और क्रेडिट साइड में जो राइट साइड में जो क्रेडिट साइड होता है वहाँ पर जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी डायरेक्ट इनकम है, जैसे सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक है, या फिर उसके नीचे जितनी भी सारी चीज़ें आती है वो डायरेक्ट इनकम में जाती है। तो आपको इतना याद रखना है कि डेबिट साइड जो है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और क्रेडिट साइड हमारी डायरेक्ट इनकम है। और ट्रेडिंग अकाउंट में एक्चुअल में कौन से एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड की जाती है, तो आपको याद रखना है कि फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। अभी हमको पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस हो रहा है? तो हमें डेबिट साइड इज़ मोर देन क्रेडिट साइड, कि जब डेबिट साइड क्या होगी, ये क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगी, तो हमें समझना है कि हमें ग्रॉस लॉस हो रहा है। ठीक है। और अगर हमारी क्रेडिट साइड इज़ मोर देन डेबिट साइड, क्या हमारे अगर क्रेडिट साइड जो है हमारी डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो जो हमको होगा उसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलिए हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा समझने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा टू ओपनिंग स्टॉक। डेबिट साइड में जो भी चीज़ें हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग लिखेंगे टू, और क्रेडिट साइड में जो हम लोग लिखेंगे उसको लिखेंगे हम लोग बाय। जैसे बीचों बीच ऊपर हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर दी ईयर एंड डेट, और लेफ़्ट साइड में जैसे आपको दिख रहा है डेबिट है और राइट साइड में जो आपको दिख रहा है वो क्रेडिट है। तो सबसे पहले डेबिट साइड को समझेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक क्या है कि साल की शुरुआत में ही जो हमारे पास गुड्स स्टोर में रखे होते हैं उसे हम लोग कहेंगे ओपनिंग स्टॉक।
अभी साल शुरू कब होता है, तो ये भी आपको बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर हमारा जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज़ होता है। तो 1 अप्रैल को जो हमारे पास स्टोर में गुड्स अवेलेबल है उसे हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद है टू परचेसेस। अभी स्टॉक में तो कुछ गुड्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कुछ और गुड्स की हमको ज़रूरत है कि जिसके ज़रिए से हम लोग तिजारत कर सके, तो हम लोग उसको गुड्स को करते हैं परचेस। अभी परचेसेस में से यहाँ पे लिखा हुआ है लेस रिटर्न आउटवर्ड। अब रिटर्न आउटवर्ड क्या है कि जो भी गुड्स हमने परचेज़ किए हैं और परचेज़ करने के बाद हमें पता चला कि जो गुड्स है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फॉल्ट है, या फिर जो चीज़ हमने मंगाए है, जो गुड्स हमने परचेज़ किए वो नहीं है, उसके अंदर कुछ चेंजेस है या प्राइस में चेंजेस है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, परचेज़ किया हुआ गुड्स रिटर्न करते हैं। इसलिए इसे कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। तो आउटवर्ड के ज़रिए से आपको समझना है कि जो गुड्स हमने परचेज़ किए थे उसी गुड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, मतलब रिटर्न आउटवर्ड, हमारे पास से हम लोग वापस उसको लौटा रहे हैं जिसके बाद से हमने परचेज़ किया है। फिर इसके बाद ये सारे एक्सपेंसेस है, हमको समझना है कैरिएज। अभी गुड्स जो हमने परचेज़ किए, समझो मुंबई से परचेज़ किए, तो मुंबई से यहाँ पर हमारे यहाँ पर लाने के लिए जो उसके चार्जेस है, कैरिएज है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, उसे हम लोग कहेंगे कैरिएज इनवर्ड। फिर उसके बाद है फ्रेट, कि ये गुड्स अगर हम लोग ने शिप के ज़रिए से या किसी और सोर्स के ज़रिए से हमने ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से मंगाया है तो उसे हम लोग कहेंगे फ्रेट। फिर उसके बाद डॉक चार्जेस, के शिप के ज़रिए से मंगाया, जहाज़ के ज़रिए से हम लोग कार्गो वगैरह के ज़रिए से मंगाते हैं तो उसको हम कहेंगे डॉक चार्जेस। फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी, के कुछ गुड्स हम लोग क्या करते हैं, अदर कंट्री से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, या फिर अदर कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमको कुछ ड्यूटीज़ पेड करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम उसको कहेंगे कस्टम ड्यूटी। फिर उसके बाद वेजेस, प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मतलब जो भी वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं या पैकिंग जो भी करते हैं, तो उनको उनकी मजदूरी या उजरत देनी पड़ती है, उसे हम लोग कहेंगे वेजेस। फिर इसके बाद लिखा है वेजेस एंड सैलरीज, ये भी वही है, जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी जो तनख्वाह दी जाती है, उनको जो मजदूरी दी जाती है उसे वेजेस कहते हैं। फिर इंपोर्ट ड्यूटी, दूसरे मुल्क से हम लोग कुछ गुड्स इंपोर्ट करते हैं, दरामद करते हैं, तो उसके अंदर भी हमको हुकूमत को कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो यह है इंपोर्ट ड्यूटी। उसके बाद फैक्ट्री में यूज़ होने वाली कोल मतलब कोयला, फिर अभी ये कोक मतलब ये एक तरह का पत्थर का कोयला होता है। उसके बाद गैस है, मोटिव पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये जो सारी चीज़ें फैक्ट्री में यूज़ होती है। हमारे एक्सपेंसेस है। रॉयल्टी टू परचेस, रॉयल्टी ऑन परचेसेस मतलब किसी की हम लोग कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट परचेस करते हैं कुछ मुद्दत के लिए, या फिर उसके यूज़ करने के लिए हमको जो परमिशन लगती है उसे हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। उसके अगेंस्ट में हम लोग उसको जो पैसा पेड करते हैं उसे हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। उसके बाद प्राइमरी पैकिंग मतलब गुड्स तैयार होने के बाद जो सबसे पहले उसकी पैकिंग होती है उसे कहते हैं प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। फिर उसके बाद फैक्ट्री में लाइटिंग, हीटिंग, फैक्ट्री का रेंट अगर किराए पर है वो, तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस है। फिर वर्क्स मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री में जो मैनेजर है, फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है उसकी जो सैलरी तनख्वाह दी जाती है उसे कहेंगे वर्क्स मैनेजर सैलरी। चलिए अभी चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो जैसे आप लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा बाय सेल्स, कि जितने भी गुड्स हमने सेल किए हैं, बेचे हैं, उसकी अमाउंट वहाँ पर हमको लिखनी है। फिर लिखा हुआ है लेस एंड माइनस, लेस रिटर्न इनवर्ड, कि जितने भी गुड्स हमने सेल किए हैं, कस्टमर उससे कुछ सेटिस्फाई नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सारे कस्टमर क्या करते हैं, गुड्स हमको लाकर रिटर्न करते हैं, तो इसके कहेंगे रिटर्न इनवर्ड। क्योंकि गुड्स हमारे पास इन होते हैं इससे उसे कहेंगे इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि सेल किया हुआ गुड्स जो भी हमको रिटर्न आता है तो उसे कहेंगे हम लोग रिटर्न इनवर्ड, या इसे सेल्स रिटर्न भी कह सकते हैं। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, फैक्ट्री में आग लगी जिसकी वजह से नुकसान, गुड्स जल गए, तो उसे भी हमको यहीं पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, कि चोरी हो गई तो चोरी की वजह से भी जो भी हमारा गुड्स गया, ये भी क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। फिर एक गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, के बाज़ औक़ात हम लोग गुड्स फ्री सैंपल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हमारे एडवर्टाइजमेंट हो जाए, प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो जाए, तो ये भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कि बाज़ औक़ात ट्रांसपोर्टेशन के वक्त ही जैसे गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट हो जाता है और हमारे बहुत सारे गुड्स ख़राब हो जाते हैं जो यूज़ में नहीं आ सकते, तो एक्सीडेंट की वजह से भी हमारे गुड्स चले जाते हैं, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। उसके बाद है बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स,
कि बाज़ औक़ात पार्टनर्स खुद कंपनी के गुड्स क्या करते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसे भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। और एडजस्टमेंट में जो सबसे पहला एडजस्टमेंट रहता है क्लोजिंग स्टॉक के, साल के आखिर में स्टोर में जो भी गुड्स अवेलेबल होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो ये है ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसके अंदर अगर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल कम है, तो हम लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। और अगर हमारे क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड की टोटल कम है तो हम लोग लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो ये था ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हम लोग समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है, जैसे कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। इट इज़ प्रिपेयर टू नो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कि इसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। तो इसकी डेबिट साइड में जितनी भी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और क्रेडिट साइड में जितनी भी चीज़ें हैं वो इनडायरेक्ट इनकम है। डेबिट साइड की चीज़ें क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और क्रेडिट साइड की चीज़ें है इनडायरेक्ट इनकम। डेबिट इज़ मोर देन क्रेडिट साइड। जब डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगी तो हमको नेट लॉस होगा, और क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट से ज़्यादा होगी तो हमें क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है वो फैक्ट्री के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस से रिलेटेड और सेलिंग से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें, सारी इनडायरेक्ट चीज़ें किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। तो इसके प्रोफार्मा को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में टू सैलरीज़ है, टू सैलरीज़ एंड वेजेस है। अभी सैलरी मतलब ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी जो तनख्वाह दी जाती है उसे हम सैलरीज़ कहेंगे। फिर ऑफिस का रेंट है, रेंट एंड रेंट्स है। फिर टू इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एंड पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। तो ये रोज़ाना के या फिर हर महीने के जो मंथली एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है कंपनी के, वो सारी चीज़ें डेबिट में आएंगी। आपको इतना याद रखना है कि डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। नॉमिनल का रूल आपको जहन में रखना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझ में आएगा। ऑडिट फीस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, उसके बाद में कन्वेंस है जिसे हम कहेंगे स्मॉल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट है। उसके बाद अलाउंसेस है जिसे छूट या फिर एक तरह का वजीफ़ा होता है। कुछ चीज़ें अलग है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रोफेशनल चार्जेस, पेशावराना, कोई है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो अपने प्रोफेशन में रहते हैं, उनके जो चार्जेस रहते हैं उसे कहेंगे प्रोफेशनल चार्जेस। फिर उसके बाद सॉलिसिटर्स फीस, ये भी पहली बार यहाँ पर आया है। जैसे कोई वकील है या फिर कानूनी मुशीर है तो उसको जब हम कंसल्ट करते हैं तो उसकी जो फ़ीस पेड करनी पड़ती है तो उसे कहेंगे सॉलिसिटर्स फीस। फिर उसके बाद ये आपको थोड़ा अलग लगेंगे सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा था कि प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, तो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस यानी पहली मर्तबा जब गुड्स तैयार होता है तो उसको जो पैक करते हैं तो उसे कहेंगे प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। और जब सेल करने के लिए अलग से पैक करते हैं बॉक्स के अंदर, जिसे पैकेजिंग कहेंगे, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मतलब कोई एसेट्स हमने सेल किया जिसके अंदर हमको लॉस हो गया, तो सारे डेबिट में आएंगे। आपको नॉमिनल रूल के हिसाब से याद रखना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट में जैसे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा। अभी क्रेडिट मतलब यहाँ पे सारे हमको इनडायरेक्ट इनकम लिखने, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सन्ड्री रिसिप्ट्स, मतलब मुख्तलिफ इसके अलावा जितने भी रिसिप्ट्स है इनकम है वो। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई एसेट्स हमने सेल किया जिसके ऊपर हमको प्रॉफिट हुआ। तो याद रखना है डेबिट में सारे एक्सपेंसेस है, क्रेडिट में इनकम है। अभी डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा है और क्रेडिट साइड की टोटल मतलब इनकम कम है तो हमको होगा लॉस, जिसे हम कहेंगे नेट लॉस। ये नेट लॉस ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। फिर अगर क्रेडिट की टोटल अगर ज़्यादा है, इनकम हमारी ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है तो हमको होगा नेट प्रॉफिट, जो ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर। आखिरी चीज़ जो हम लोग यहाँ पे समझने के लिए जा रहे हैं वो है एक तरह का स्टेटमेंट कहेंगे इसे, बैलेंस शीट है कि साल के आखिर में जो भी हमारे पास बैलेंस है तो दो चीज़ों के अंदर इसको तकसीम किया गया, एक है लाइबिलिटीज़ और दूसरा है एसेट्स। लाइबिलिटीज़ मतलब हमारी जिम्मेदारियाँ, जो भी हमने कर्ज़ लिया है, लोन लिया है, हमने दूसरों को पेड करना बाकी है। एसेट्स मतलब जो हमारा असासा है, प्रॉपर्टी है, मिल्कियत है, या फिर जो चीज़ें हमको
मिलने की बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कैपिटल अकाउंट। तो इससे पहले 11th में हमने फाइनल अकाउंट सॉल्व कर चुके हैं, तो वहाँ पर भी कैपिटल होता था, लेकिन वहाँ पर सोल प्रोप्राइटर था इसलिए अकेले का कैपिटल होता था। लेकिन यहाँ पर लायबिलिटीज़ के अंदर जो कैपिटल अकाउंट और ABC लिखा हुआ है, ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर पार्टनर्स के हर पार्टनर का अलग अलग कैपिटल लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद है जनरल रिज़र्व, कि हर साल के मुनाफे में से जो पार्टनर्स रिज़र्व करके रखते हैं, कुछ पैसा महफूज करके रखते हैं, उसे कहेंगे जनरल रिज़र्व। फिर उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि जो भी वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इनको प्रॉफिट होता है यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद लोन ऑन मॉर्गेज, कि एक तरह का लोन है जिसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ गिरवी रखा जाता है, एक तरह का सिक्योर्ड लोन भी इसे हम लोग कह सकते हैं। तो ये एक किस्म का लोन है। फिर उसके बाद है बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने दूसरों के पास से कर्ज ली है या फिर हमने दूसरों को अभी तक पैसा पेड करने का बाकी है। फिर उसके बाद है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेस है, कि हमने गवर्नमेंट का टैक्स अभी तक पेड करना बाकी है। तो लाइबिलिटीज़ में यही सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एसेट साइड में देखेंगे तो एसेट्स दो तरह के आपको पता है कि टेंजिबल और इंटेंजिबल है। टेंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इंटेंजिबल जिसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे एसेट्स होते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले है गुडविल, जो हमारे रेपुटेशन होती है, फर्म की जो इज्जत होती है, शोहरत होती है, उसे गुडविल कहते हैं। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है। उसके बाद लिखा है लेस डिप्रिसिएशन, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट होती है, रिड्यूस होती है, डिक्लाइन होती है, तो उसे भी उसमें से लेस किया जाता है हर साल। तो आपको हर जगह नजर आएगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस डिप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी लेस डिप्रिसिएशन, इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है, आपको पता है। जो सारे एसेट्स है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, मोटर वैन है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, प्रीमाइसेस है। उसके बाद पैटेंट्स है, ये भी एक तरह का इंटेंजिबल एसेट्स है। लूज टूल्स है, जो इक्विपमेंट्स कंपनी में यूज़ होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है, कई शेयर्स में, डिबेंचर्स में हमने किया हुआ है वो। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने ऑलरेडी पेड कर चुके हैं एडवांस में। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम, जो इनकम अभी तक हमें मिलने की बाकी है। लोन एंड एडवांसेस, किसी को हमने लोन दिया है तो वो है। क्लोजिंग स्टॉक है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता है कि साल के आखिर में जो भी स्टोर में हमारे पास गुड्स होते हैं तो उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, उसे एसेट साइड में लिखना पड़ता है। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स मतलब जो भी गुड्स हमने क्रेडिट के ऊपर सेल किए हैं तो अभी कस्टमर ने अभी तक पैसा दिया नहीं है, इसलिए वो डेटर्स है। उसकी कुछ एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट के अंदर आपको समझाए जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल भी बिल्कुल इसी तरह है कि गुड्स हमने क्रेडिट पर किसी को सेल किया है और उसने कुछ मुद्दत के बाद पैसा देने का वादा किया है। फिर इसके बाद कैश इन हैंड, कितना हमारे पास कैश अवेलेबल है। फिर कैश एट बैंक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। इससे पहले मैं सिखा चुका हूँ अप्रैल के अंदर क्लासेस में, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से सिखाया हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पूरा फाइनल अकाउंट इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ जाती है, तो आप फाइनल अकाउंट सॉल्व नहीं कर सकते। और यही हमारा मेन चैप्टर है पूरे सिलेबस में, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है।